भारतीय लोकतंत्र में समानता, इस पाठ का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, अभी इसके आगे और क्या क्या जानकारी है हम लोग लेते हैं। अभी अगले विभाग में, इसके पहले विभाग में हमने देखा कि कांता जी और सुजाता जी दोनों जन मत लेके यानी के वोट करके अपने अपने काम पर चली जाती है और कांता जी अपनी बेटी को, बीमार बेटी को लेके अस्पताल में पहुंचे हैं। उस शाम का ये चित्र है। तो दोनों में संवाद हो रहा है, बस जरा सी देर और बेटी। इसका मतलब क्या है कि उसकी बेटी को कुछ तकलीफ होती होगी, बुखार ज़्यादा आया है, इसके लिए वो बोल रही है कि माँ मुझे तकलीफ हो रही है। और कांता जी अपने मन में सोच रही है कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हो, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि कांता जी एक गरीब औरत है, तो वो अगर अपने बेटी का इलाज करने जा रही है तो कोई सरकारी अस्पताल में वहाँ पे दूसरे भी लोग हैं जो उसी लाइन में खड़े हैं, उसके साथ उसी पंक्ति में खड़े हैं जो उनको भी इलाज करवाना है। और कांता जी मन ही मन सोच रहे हैं कि उसकी मालकिन और मालिक को ऐसी लाइन में नहीं खड़े रहना है, कभी भी खड़े नहीं रहना पड़ता होगा, जबकि मुझे पड़ रहा है और मैं इस लाइन में खड़े हूँ। बल्कि उधर वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए वो अपने साहब के साथ उसी पंक्ति में खड़ी थी। ये वो मन ही मन में सोच रही है। आगे देखते हैं, मताधिकार की समानता। अभी हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार अपने सब कुछ विश्लेषण करेंगे कि कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। मतलब हमारा प्रारंभ कहाँ से हो गया कि वो लोग जो उस लाइन में खड़े थे, उस पंक्ति में खड़े थे। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। हाँ, हमने तो देखा है बच्चों, और हमने विश्लेषण भी किया है कि उसके साथ एक रिपोर्टर भी है, एक सरकारी अफसर है, एक बड़ा उद्योगपति है, फिर एक बड़े बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ है। इसका मतलब है कि कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का जो स्तर या जाति कुछ भी हो, और फिर अगर वो गरीब भी हो या अमीर भी हो। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है कि, और सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार, यानी सबको समान अधिकार है मताधिकार का, और समानता के विचार पर ये आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर जो वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी ना क्यों न हो, मतलब वो किसी भी जाति का हो, उसका आर्थिक स्तर कैसा भी हो, एक वोट का वो हकदार है। और कांता वोट देने के लिए बहुत ही उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि उससे, वो जहाँ पे जिस लाइन में खड़ी है उसी लाइन में उसके मालिक भी खड़े हैं वोट देने के लिए, क्योंकि उन सबके पास भी एक एक वोट है। मतलब वो भी अपना अधिकार, हक उधर देने के लिए आए हैं, मतलब उनका वोट। आगे देखते हैं बच्चों। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में थोड़ी थोड़ी शंका होने लगती है। तो बच्चों, ये शंका क्या है कि वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। तो देखते हैं उसकी जीवन दिनचर्या। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, लेकिन वह अपने काम से एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं।
और घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और उसके परिणाम स्वरूप उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। मतलब उसके दिन का शुरुआत जो लाइन में खड़ी रहती है, उसका दिन की अंत भी, दिन की शाम, उसी शाम का उसका दिन की समाप्ति भी उसी वक्त होती है, उस लाइन में, लंबे लाइन में खड़े रहकर। अभी सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग जो है वो सभी लोग गरीब हैं। अभी आगे देखते हैं। अभी आपको समझ में आया होगा बच्चों कि किस तरह से कांता के मन में विचारों की शंकाएं चलने लगी कि सुबह की लाइन और शाम की लाइन कितना फर्क है उसमें, इस तरह से। अभी आगे देखते हैं कि अन्य प्रकार की असमानताएं। तो कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन जो रहता है, जिनका हम लोग बोलते हैं कि रोज की सुबह की से लेके शाम तक का जिनका काम और कार्य करने की जो स्थितियां रहती है वो समानता से बहुत ही दूर है। और निर्धन होने के कारण, यानी गरीब होने के कारण अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। और इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। अभी और भी एक कहानी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने कांता जी की कहानी देखी, अभी हम लोग ये दोनों की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर ये प्रकाश डालती है। देखते हैं बच्चों कि आगे हमें दूसरी कौन सी कहानी देखनी है। और उस तरह से ही भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है और वो है जातिगत व्यवस्था। और अगर हम लोग ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। अभी इससे पहले हमारे विश्लेषण में चले जाए, मैंने दूसरी कहानी इस विभाग में नहीं दी है और हम लोग पहले ही कहानी के जो विश्लेषण हमने देखा उसके बाद ही हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक का जो बाकी का भाग है उसके विश्लेषण में हमने अभी प्रवेश किया है। तो दूसरी कहानी मैंने नहीं दी है। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से ये अनुभव आते हैं और जिस तरह से सभी चीज की असमानताएं हम लोग देखते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे कि यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी वैवाहिक विज्ञापन जो हम लोग देखते हैं उसमें जो लड़के और लड़कियां अपने खुद का विज्ञापन देते हैं कि किसी लड़की को एक अच्छा लड़का चाहिए तो वो उसी जाति में शादी करना चाहती है जो उसकी अपना धर्म है। इस तरह से, मतलब इस तरह से हम लोग इसका महत्व इसमें देख सकते हैं। आगे जाते हैं, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत, अन्य प्रकार की असमानताएं ये कौन सी है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं।